हाँ, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाइए लाइव, जो भी ऑनलाइन है हमारे साथ ही। आपका जो है आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री जो है चल रहा है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हम अभी गवर्नर जनरल वायसराय को जो है पहले ही ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन पड़ रहे थे इसमें। टोटल आपका जो है 4-5 कंपनी आया था, जिसमें जो है जब हम ब्रिटिश कंपनी भारत आगमन कर गया तो उसके बाद से जो है हम लोग ब्रिटिश कंपनी के आगमन के बाद से जो है आ, गवर्नर जनरल वायसराय, बंगाल का गवर्नर, ये सब को देखने लगे थे। लेकिन जैसे ही हमारा जो है गवर्नर जनरल वायसराय समाप्त हो जाएगा, पुनः हम कंपनी वाले में चले जाएंगे, क्योंकि एक कंपनी और हम लोग को पढ़ना है, एक कंपनी और छूटा हुआ है, एक कंपनी और आया था आपका भारत। ठीक है ना। अभी ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्रिटिश के बीच में ही जो है गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ठीक है, देखते हैं। और आप सभी को, ऑनलाइन वाले एक छात्र को हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो भी छात्र आप क्या कहता है बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म भरे हैं, एक्साइज का जो भी फॉर्म भरे हैं, मद्य निषेध का आपका आया हुआ है वैकेंसी, इसको भरे हैं, उसको लेकर के हम बैच तो नहीं दे पाए, लेकिन आपका जो है टोटल 15 फुल लेंथ सेट, 15 जो है हम लोग आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट का जो है एक सीरीज लाए हैं, जिसमें आपको पर सेट में, जैसे फुल लेंथ में 101 सेट में 100 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी 100 सेट में, एक सेट में 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और टोटल ये जो है आपका सेट प्रैक्टिस में मिलेगा 15 को मिलेगा। कितना मिलेगा? 15। इसका पीडीएफ आप सभी को आपके बैच ये जाइएगा, एप्लीकेशन पर जब जाइएगा तो बिहार पुलिस का फोल्डर बना हुआ है, उसमें मद्य निषेध का भी फॉर्म भरे हैं क्या जी? भरे हुए हैं, तो उसमें जाइएगा, एक फोल्डर बना हुआ है और उसी में जाकर के ये बैच आपको मिल जाएगा। लगभग पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो है इसमें क्वेश्चन रहेगा। और देखा जाए तो बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो आपका सिलेबस है वो सेम आपका बिहार पुलिस के जैसा है। 10 हिंदी आसपास पूछता है तो 10 हिंदी इसमें भी हम देंगे, 2 इंग्लिश, 2-3 इंग्लिश रहता है तो वो भी इसमें रहेगा। 10 के पास आपका जो है इसमें मैथ पूछा जाता है तो मैथ भी रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, सारा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत आपका जो है 21 तारीख से हो रहा है, 21 नवंबर 21 तारीख से हो रहा है। आज क्या तारीख हुआ है? वो 17 की 18? 17। 4 दिन बाद इसका शुरुआत हो रहा है। इसका समय है दोपहर में 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ये केवल और केवल ऑनलाइन है। ये जो बैच है ये आपका ऑनलाइन ही चलेगा, हमारे एप्लीकेशन पर चलेगा। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर इस बैच को ले सकते हैं। पीडीएफ आपको पहले मिल जाएगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले पीडीएफ मिल जाएगा। 2 बजे से इसका जो है डिस्कशन शुरू हो जाएगा। 2 बजे से इसका जो है लाइव डिस्कशन जो है शुरू हो जाएगा। लाइव डिस्कशन इसका जो है शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज का फॉर्म भरे हैं, आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है, तो आप एक्सरसाइज के लिए इसको कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये था बैच का जानकारी। चलिए हम चलते हैं, हम अपने सेक्शन जो हम मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे, ऑनलाइन वाले से हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास जो है सारा नोट्स सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ आपके पास जो है जरूर होगा। 1 मिनट, हम यहाँ पर पीडीएफ वो लगा देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। कहाँ तक हो गया था इसमें? हो अच्छा, लॉर्ड रीडिंग से आगे चलेगा, यही ना? चलिए, तो सभी लोग निकाल लीजिए, लॉर्ड रीडिंग को आज देखते हैं। आप देखे होंगे कि 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उस समय जो आपका भारत में वायसराय हुआ करता था वो आपका जो है चेम्सफोर्ड हुआ करता था। चेम्सफोर्ड के बाद जो आगे आपका वायसराय बना है वो आगे बना है आपका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, और आज हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है ये समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए जो वायसराय है, उसके बाद हम फिर से कंपनी में चलेंगे। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है ये 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक 5 साल तक जो है भारत में वायसराय के पद पर रहा था। कितना साल तक रहा था? 5 साल तक जो है ये भारत में वायसराय के पद पर रहा था। और देखा जाए तो ये चेम्सफोर्ड की मृत्यु के बाद भारत का वायसराय बना था, अर्थात
चेम्सफोर्ड का जो है 1921 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, जो इससे पहले का वायसराय था। उस लॉर्ड चेम्सफोर्ड का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो भारत में अगला वायसराय जिसको नियुक्त किया जाता है वो नियुक्त किया जाता है आपको लॉर्ड रेडिंग को। किसको? लॉर्ड रेडिंग को। लॉर्ड रेडिंग को इसको नियुक्त किया जाता है। और बात किया जाए, एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था और ये 1921 ईस्वी में जो हुआ था लॉर्ड रेडिंग के ही काल में हुआ था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोपला विद्रोह जो सन 1921 ईस्वी में केरल क्षेत्र में हुआ था, ये किस वायसराय के काल में हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड रेडिंग के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रेडिंग के काल में। सर नोट से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सरिता यादव काहे घबरा रहे हैं महाराज? जब हम शुरू में बैच स्टार्ट किए थे तो आप उस समय बोल रहे थे कि दृष्टि से हो जाएगा, फिर लुसेंट से हो जाएगा, मॉडर्न। हम जो पढ़ा रहे हैं आप कीजिए ना, 100% होगा। आप इसको पढ़ करके जब सेट बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं मिलता है, सारा का सारा क्वेश्चन टकरा रहा है। पार्ट 1 जो है हम रिलीज करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 रिलीज करेंगे 500 क्वेश्चन का। टाइपिंग करने में काफी समय लग रहा है। 500 क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री का जो है हम पार्ट 1 रिलीज करेंगे, फिर पार्ट 2 देंगे, पार्ट 3 देंगे, 2-3 पार्ट में इसको हम करके देंगे। ठीक है, तो ये मोपला विद्रोह हुआ था आपका रीडिंग के काल में। इसके बाद रीडिंग के समय का बात करें तो रीडिंग के समय में जो है 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में जो है उत्तर प्रदेश में एक घटना होता है। उत्तर प्रदेश में एक घटना होता है, कौन सा? तो वो घटना था आपका चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरा हुआ था। और 12 फरवरी 1922 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, इसका मूल कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था चौरी चौरा। अब चौरी चौरा का घटना क्या है तो हम आगे राष्ट्रीय आंदोलन में इसको डिटेल से देखेंगे। उसमें देखिएगा आप कि लोग जो है शांतिपूर्ण रूप से वहां पर अपना क्या कहता है ये मार्च निकालता है, विद्रोह मतलब आंदोलन करने के लिए वो रास्ता पर जाता है। वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी रहता है वो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के पास का वो गोली चला करके वो सबको मार देता है। मारने के बाद वो लोग जो आंदोलन में था वो आक्रोशित हो जाता है। आक्रोशित होने के बाद क्या करता है, वो थाने में आग लगा देता है। अंग्रेज का जो थाना रहता है उसमें जाकर के आग लगा जाता है और 23 या 24 के आसपास जो है पुलिसकर्मी जल करके मर जाता है। जिस वजह से ये गांधी जी जो असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे, ये एक प्रकार का जो ये अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट न हो। लेकिन जब ये चौरी चौरा का घटना हुआ, पुलिस चौकी को आग लगा के जला दिया गया, तो असहयोग आंदोलन को ये लगा, क्या ये गांधी जी को लगा था असहयोग आंदोलन के बारे में ये जो है हिंसा का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? हिंसा का रूप ले रहा है। जिस वजह से जैसे ही वो घटना हुआ, चौरी चौरा घटना होने के बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले ली। आगे पढ़िएगा, डिटेल्स में पढ़िएगा असहयोग आंदोलन को। ठीक है, इसके बाद ये सब किसके काल में हुआ है? लॉर्ड रेडिंग के काल में। उस समय याद रखिएगा किसके काल में कौन सा घटना हुआ, डेट भी साथ में हम आप सबको बता रहे हैं। और हम बात करें तो एक प्रेस अधिनियम था 1910, प्रेस अधिनियम 1910 और रॉलेट एक्ट जो है ये दोनों जो है समाप्त हो गया था। रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया था, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। रॉलेट एक्ट के बारे में आगे आप पढ़िएगा, ये सब तो नॉर्मली ये सब वायसराय के अंदर दिया है कि कौन किसके काल में आया है। रॉलेट एक्ट के बारे में आगे आप पढ़िएगा कि ये काला कानून था। इसमें भारतीयों को जो है बिना क्या कहता है वारंट का, बिना क्या कहता है दलील का, बिना अपील का गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें आपको गिरफ्तार जब किया जाता था ना, गिरफ्तार करने का कारण नहीं बताता था रॉलेट एक्ट में। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया, इसमें इससे कोई मतलब नहीं था। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट काला कानून था। इसमें बिना अपील दलील सुनवाई का ही जो इसमें सजा दे दिया जाता था। ठीक है, ये दोनों जो है समाप्त हो गया था। रॉलेट एक्ट किसके काल में हुआ था? रीडिंग के काल में। लेकिन रॉलेट एक्ट आया किसके काल में था? तो 1919 में आ रहा है। तो 1919 में कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो रॉलेट एक्ट किसके काल में आया था? चेम्सफोर्ड के काल में आया था। लेकिन समाप्त किसके काल में हुआ? रीडिंग के काल में। आगे आप पढ़िएगा, बस याद रखिएगा किसके काल में समाप्त हुआ है। चेम्सफोर्ड उस समय इसका अध्यक्ष बना था। ठीक है ना। और आगे बात करें रीडिंग का, तो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन, जो भारतीय सिविल सेवा था जिसको आजकल हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं, वही भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है वो अब भारत और इंग्लैंड में जो है एक साथ प्रारंभ हो गया था। मतलब पहले जो
सिविल सेवा का परीक्षा जो होता था ना, वो सिविल सेवा का परीक्षा केवल और केवल कहाँ होता था, तो केवल और केवल इंग्लैंड में होता था। कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था। लेकिन जब रीडिंग का शासन काल आया, वायसराय बन करके ये आया, तो अब जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ जो है वो सिविल सेवा परीक्षा कहाँ आयोजन होने लगा, भारत में भी आयोजन होने लगा, भारत में भी वो आयोजन होने लगा। मतलब अब जो है ये सिविल सेवा का परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ कहाँ होगा, भारत में भी होगा। दोनों जगह साथ साथ चलेगा, दोनों जगह साथ साथ चलेगा। आगे देखिएगा, कहा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं सीपीआई, क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका सिंबल देखिएगा लाल झंडा रहता है। क्या रहता है? लाल झंडा इसका रहता है। और सिंबल के तौर पर इसमें एक जगह आपको जो है, इसमें लाल झंडा में यहां पर मिलेगा हंसुआ, हंसुआ, और हंसुआ के साथ साथ मिलेगा गेहूं, हंसुआ के साथ क्या मिलेगा, गेहूं। और एक रहता है सीपीएम, मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, उसमें गेहूं के जगह रहेगा आपको हथौड़ा। क्या रहेगा? हथौड़ा। ये देखिए ना, कम्युनिस्ट का नाम सुने हैं ना, हंसुआ, ये देखे ना हंसुआ गेहूं वाला पार्टी को, इस चीज को देखे, झंडा को देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? दिखा दे क्या? छोड़िए, दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे, अभी हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबल रहता है ना, वो महाराज दिखाइए देते हैं, काहे मन में शंका रखिएगा। हंसुआ गेहूं वाला पार्टी को नहीं देखे हैं महाराज? चीन में अभी यही नहीं वो पार्टी है। देखिए, देखें, ये सीपीआई का, ये जो देख रहे हैं हंसुआ गेहूं में है ना, ये देख रहे हैं, ये हंसुआ गेहूं है ना, हंसुआ गेहूं, यह किसका? सीपीआई का है, सीपीआई का है। यही सिंबल रहता है सीपीआई का, कम्युनिस्ट के बारे में जो पढ़ा रहे थे। एगो इज आप देख रहे हैं हंसुआ हथौड़ा जो है, ये सीपीएम का है, सीपीएम का है, सीपीआई के अंदर ही आता है, उसमें मार्क्सवादी लगा हुआ है। ये सब एक प्रकार का माओवादी संगठन था, नक्सल कहते हैं ना, नक्सल। और ये सब अपने अधिकार के लिए लड़ता था। सरकार जो है इसका अधिकार छीन लेता था। ये जहां रहता था इसका जमीन पर जो है, आपको इस सीपीआई के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है ना, इसमें एक नारा दिया जाता था सबको जो है ना, लाल सलाम। जो भी इसमें व्यक्ति शामिल होता था, जब आपस में मिलता है, अभी हम लोग, आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, ये लोग का जब आदमी मिलता था, ये लोग का जब आदमी मिलता था, तो ये आपस में क्या कहता था? लाल सलाम, लाल सलाम। इस चीज को समझना है ना, तो एक मूवी देखिए, कौन सा, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह देखिए, उसमें है आपका मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी है, ठीक है, उसको देखिए, हम देखें यूट्यूब पर है चक्रव्यूह, पूरा समझ आइएगा। दर्दनाक कहानी है, आपका यहाँ का है, झारखंड का ही कहानी है, बगल का ही है, बहुत खतरनाक कहानी है। यही था आपका वही सीपीआई के बारे में जो हम बता रहे थे। क्लियर है ना? सीपीआई समझ गए ना, झंडा भी देख लिए। तो वही कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। और ये एम एन रॉय के द्वारा हुआ था, किसके काल में हुआ था? ये सब आपका लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। कब हुआ है? लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ, रीडिंग के काल में हुआ है। आगे बढ़िएगा, तो आगे कहा जाता है रीडिंग के ही शासनकाल का घटना क्या, कि 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। स्वराज पार्टी का स्थापना होता है, और ये स्वराज पार्टी की भी स्थापना किसके काल में होता है? तो स्वराज पार्टी की भी स्थापना आपका रीडिंग के काल में होता है, रीडिंग के काल में। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो सी आर दास, सी आर दास मतलब चितरंजन दास, सी आर दास, इसको शॉर्ट में आपको कहाँ का क्या मिला, लिखा हुआ मिलेगा, सी, चित, चित से सी, रंजन का आर, दास तो दास, पूरा दास। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ है? 1923 ईस्वी में। महाराज कहाँ ध्यान रहता है, वो 25 लिखा हुआ है, देखिए 25 लिखा हुआ है। 1923 ईस्वी में जो है
स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद अगर बात कीजिएगा आगे, तो आगे कहा गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती, मतलब क्या हुआ था ना, जब ट्रेन अंग्रेज का चल रहा था ना, अंग्रेज का चल रहा था, तो काकोरी नामक स्थान है, कौन सा, काकोरी नामक स्थान है, उस ट्रेन को जो है ना लूट लिया गया था। उस ट्रेन को आम व्यक्ति के द्वारा जो है लूट लिया गया था, उसी को कहते हैं काकोरी ट्रेन घटना या काकोरी ट्रेन डकैती। ये काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था, ये कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। और 1925 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि वाइसराय कौन है, 1900 लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो इसी के काल में जो आपका काकोरी जो है डकैती हुआ था, ट्रेन को लूट लिया गया था। पढ़िए महाराज, सबका रिजल्ट नहीं होता, कंपटीशन बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, आप लोग पढ़ते नहीं है मन लगा। पढ़ने के अलावा भी यहाँ कोनो काम है पटना में? देखिए अभी टीवी ऑन है, टीवी अभी ऑन हो गया आपने। पढ़ने के अलावा भी कोई काम है? नहीं काम है तो पढ़िए, रिवीजन करते हैं पीछे का, बैक का, हाँ याद है पीछे का? पूछिए, आप टेस्ट में आते हैं शाम में? ग्रुप डिस्कशन बोले 10 मिनट में आते हैं आप? तब कैसे बोलते हैं कि 10 मिनट में आते भाई? तो यहाँ पर जो सामने में बैठ करके देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, वो अलग चीज है। आप घर पर क्या कर रहे हैं हम थोड़ी देखने गए हैं। आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हम आपको बोले उस दिन की लूसेंट खरीद करके उसका लगाइए, लूसेंट खरीदे, हम बोल रहे हैं नया खरीदने के लिए, तो ओल्ड वाला, ओल्डे वाला है, तो आप उसमें जा करके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाए हैं। अब झूठ नहीं बोलिएगा, हम कभी भी माँ बाप शिक्षक से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो जो पढ़ा रहे हैं ना, जा करके लूसेंट पर प्रैक्टिस कीजिए, तब ना आपको पता चलेगा आपको याद है कि नहीं याद है। जो गलत होगा उसका उत्तर नोट्स में खोजिएगा कहाँ है। पढ़िए महाराज, सबसे जो है ना पढ़ाई होता नहीं है, और बहुत हल्का है पढ़ाई, ठीक है। तो ये काकोरी ट्रेन डकैती था। और बात कीजिएगा रीडिंग के बारे में, तो रीडिंग के समय में जो है उग्रवाद का जो है दूसरा चरण शुरू हो गया। उग्रवाद मतलब क्या, तो यहाँ वहां जहां तहां क्या करना, तो आंदोलन कर देना, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना, ये सब हुआ उग्रवाद। मतलब लोग जो है उग्र हो गया था, उग्र हो गया था। इसका जो है दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था, वो किसके समय में हुआ था, रीडिंग के समय में हुआ था, रीडिंग के समय में। और बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय स्वयं से संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम सुने हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यहाँ से लिख दिया, इसको सेवक कर लीजिएगा, पूरा सेवक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। और कौन किया था, तो ये किया था आपका केवी हेडगेवार, केवी हेडगेवार, केवी हेडगेवार के द्वारा जो है 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था। और हम आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ है, तो ये हुआ था आपका 1925 में। और उस समय कौन था वायसराय, तो लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग था। सब खेल किस पर है, तो सब खेल है वायसराय का नाम उसके काल पर, उसके समय पर, उसका शासन काल याद रखिएगा। अब रीडिंग का काल 1921 से 26 है, 1921 से 26 है। तो 1921 से 26 के बीच में चाहे जो भी आए, रॉलेट एक्ट आए, काकोरी कांड आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब आता है, दिमाग लगा लीजिएगा कि कौन स्थापित किसके काल में हुआ होगा। वायसराय कौन था, तो रीडिंग था, तो रीडिंग के काल में हुआ होगा। ये हुआ था आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में। कौन किया था, तो केवी हेडगेवार। इसके बाद 1926 ईस्वी में जो है स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई थी। एक थे आपका व्यक्ति कौन, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी ये सब समाज सुधारक थे, कौन थे, समाज सुधारक। स्वामी श्रद्धानंद की जो है हत्या हो गया था। कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किस वायसराय के काल में हुआ है, लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। किसके काल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के काल में। इतना पॉइंट हम आपको किसके बारे में बताए थे, लॉर्ड रीडिंग के बारे में बताए थे। अब देखना इरविन के बारे में। रीडिंग के बाद इरविन, रीडिंग के बाद इरविन। इरविन का देखिएगा तो इरविन का शासनकाल है 1926 से 31। इरविन का शासनकाल कब से कब तक है, 1926 से 31। तो 26 4 30 1 31, 5 साल। और देख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि संभवतः जो भी वायसराय आ रहा है ना, सबका जो शासनकाल 5 साल का रह रहा है।
मतलब वही सब 5 साल जो है निर्धारित उस समय हो गया था, जिस वजह से आज अधिकतर देखिएगा, अधिकतर चीजों में, राजनीतिक प्रणाली में देखिएगा, अधिकतर चीजों में सब चीज का कार्यकाल जो होता है कितना दिनों का होता है, 5 सालों का होता है, 5 सालों का। जो लॉर्ड इरविन का बात कीजिएगा तो इसका शासनकाल है 1926 से लेकर के 31 तक। इरविन के बारे में यहां पर कहा गया है कि 3 अप्रैल 1926 ईस्वी को, कब, 3 अप्रैल 1926 ईस्वी को जो है लॉर्ड इरविन को जो है भारत का वायसराय, भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब इसी के काल में जो है भारत का वायसराय पद जो है, इसी के काल में देखिएगा गवर्नर जनरल का पद जो है, सॉरी, वायसराय का पद खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वहां पर उसके स्थान पर कौन सा पद आ रहा है, भारत का गवर्नर जनरल आ रहा है, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया था, और यह जो है आपका भारत की राजनीति के लिए जो है सबसे कठिन दौर था, सबसे कठिन दौर था। मतलब इसको वायसराय भी और गवर्नर जनरल दोनों इसको कहा जाता है, किसको, इरविन को कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक के लिए सबसे कठिन दौर इसलिए था क्योंकि ये सब समय में जो है एकदम आंदोलन जो था वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। भारत की तरफ से जो आंदोलन आजादी को लेकर हो रहा था ये एकदम चरमोत्कर्ष, मतलब एक ऊंचाई जो है ये अपना प्राप्त कर लिया था, एक ऊंचाई प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और देखा जाए तो इस अवधि के दौरान, अवधि बोल रहा है तो कब से कब तक होगा, अवधि तो 1926 से लेकर के 1931 तक, इसी के बीच में 1926 से 31 के दौरान कह रहा है कि महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें आप देखिएगा सबसे पहले घटना था आपका साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन भारत आपका 1928 ईस्वी में, कब आया है, 1928 ईस्वी में, और इसी में नारा लगा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किस में लगा था, तो साइमन कमीशन में लगा था, साइमन कमीशन में लगा था। साइमन कमीशन भारत कब आ रहा है, 1928 में। किसके काल में आ रहा है, इरविन के काल में आ रहा है। किसके काल में आ रहा है, इरविन के काल में। इसके बाद देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट भी तैयार हुआ था। कौन सा रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था 1928 ईस्वी में। यह भी हुआ था आपका इरविन के काल में, इरविन के काल में। और अगर हम आगे आपको बताएं तो दोस्तों यहां पर जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है जिन्ना का जो है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुने ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो है 14 सूत्री का मांग किया था। 14 जो है 14 बिंदु पर ये पहल किया था, और 14 मांग ये अपना रखा था। ये अपना 14 मांग जो रखा है, 14 बिंदु जो ये अपना मांग किया था, ये भी किया है आपका किसके काल में किया है, इरविन के काल में का है। 14 सूत्री मांग किस काल में किया है, इरविन के काल में। कौन किया है, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे सब के बारे में डिटेल से पढ़िएगा। क्या लिख रहे हैं, सुनुराज, गुड मॉर्निंग सर जी, लखीसराय, अच्छा लखीसराय से कोटि कोटि प्रणाम, शुभकामनाएं आपको भी। जल्दी जल्दी पढ़िए, मेहनत करके नौकरी लीजिए। इसके बाद देखा जाए तो इरविन के काल में और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसमें देखिएगा 1929 ईस्वी में जो है, 1929 ईस्वी में सॉन्डर्स की हत्या कर दिया गया था। किसका, सॉन्डर्स एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका हत्या कर दिया गया था। सॉन्डर्स के बारे में अगर देखें तो भगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा जो है दिल्ली के असेंबली में, दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है बम फेंका गया था। दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है ये बम फेंका गया था। कब फेंका गया था, 1929 में। और भगत सिंह के द्वारा जो दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया है, उस समय कौन था, वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय या इरविन। कौन था, इरविन, इरविन। और बात कीजिएगा तो HSRA की स्थापना किया गया। एक ये संस्था, ये एक आपका संगठन है। HSRA संगठन का स्थापना जो हुआ था, ये भी आपका किसके काल में हुआ है, ये भी हुआ था आपका इरविन के काल में। इसके बाद लाला लाजपत राय की भी जो मृत्यु हुई थी, किसका मृत्यु, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय वही लाला लाजपत राय हैं जिनका संबंध किस दल से था, गरम दल से था। किससे था, गरम दल से था, गरम दल से था, गरम दल से। और बात करें भगत सिंह को जो फांसी मिला था, 3 व्यक्ति को फांसी मिला था, एक साथ फांसी मिला था, एक साथ फांसी मिला था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों व्यक्ति को जो है एक साथ फांसी पर लटकाया गया था सन 1931 ईस्वी में। कब, 1931 ईस्वी में। इस समय जो वायसराय था वो कौन था,
इस समय वायसराय था आपका लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन था। और भगत सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी आपको अगर चाहिए तो ये अजय देवगन का मूवी है कोई, देखे देखे होंगे, उसमें इतनी वो पेंट, भगत सिंह हमेशा छोटके पेंट पहनता था क्योंकि वो आरएसएस संगठन से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, और टोपी लगाता था, ये नेता वाला टोपी लगाता था। वो अजय देवगन का मूवी देख लीजिएगा तो उसमें वो भगत सिंह का रोल किए, भगत सिंह का रोल किए हैं। तो उसमें जो है ये तीनों व्यक्ति को फांसी दिया गया था। ये सब घटना किसके काल में हुआ है? इरविन के काल में हुआ, सब घटना इरविन के काल में हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात कीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपका किसके काल में हो रहा है? सारा आपका इरविन के काल में हो रहा है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतिपादक कौन है, कब चला था, कब तक चला था, आगे डिटेल्स में देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च आपका जो है, दांडी मार्च निकला था 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से निकला था। और यही दांडी मार्च में जो है गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। कौन सा? नमक कानून, नमक कानून को जो है तोड़ा गया था, ठीक है ना। गुजरात में साबरमती आश्रम में, वहां से निकले थे ये दांडी मार्च निकले थे। और इसमें अनुयायी, कुछ अनुयायी था उनके साथ ये निकले थे, जिसमें नमक कानून को तोड़ करके जो है ये सरकार का विरोध किए थे। ये सब किसके काल में हुआ है? इरविन के काल में हुआ। आगे पढ़िएगा दांडी मार्च सर, एकदम डिटेल्स में सब दिया हुआ, डिटेल्स में। यहाँ सिर्फ आप जो है ना उसका टेलर देख रहे हैं, टेलर क्या क्या आगे आपको मिलेगा, वायसराय के कौन वायसराय के काल में क्या हुआ है। आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे आज से 10 क्लास 15 क्लास बाद कि दांडी मार्च गांधी जी करवाए, वो निकले थे साबरमती आश्रम से निकले नमक कानून को लेकर के तोड़ने के लिए, तब वहां पर क्वेश्चन आएगा किस वायसराय के काल में आया था, वहां पर याद रखना है इरविन, ठीक है ना। जो जो घटना हुआ है, अब आपको जलियांवाला पढ़ा दिए, जलियांवाला वहां पर आगे दिया हुआ था कि जलियांवाला किसके काल में हुआ है, सब पूछेंगे बाबू उस समय, नहीं तो फट्टा चलेगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा दांडी मार्च के बाद लंदन में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन, लंदन में जो है आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ये दोनों गांधी इरविन तो समझ जाइएगा, गांधी इरविन समझौता किस वायसराय के काल में हुआ है? तो इरविन के काल में हुआ। किसके काल में हुआ है? इरविन के काल में। लेकिन आपसे पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके काल में हुआ है, तो बताने में थोड़ा सा आज से 10 क्लास 15 क्लास बाद आपको हेजिटेशन होगा, लेकिन याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था ये भी आपका इरविन के काल में। किसके काल में? इरविन के काल में, इरविन के काल में। इसके बाद आपका लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग किया गया था। कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया है? लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन था। किसका? कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन था। इसमें सबसे पहले जो आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और ये भी हुआ था आपका किसके काल में? तो ये भी आपका हुआ था इरविन के काल में। किसके काल में हुआ है? इरविन के काल में हुआ, इरविन के काल में। इतना आप जब पीसीएस वगैरह का तैयारी कीजिएगा ना, पीसीएस, पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस, पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं पीएससी, पीएससी यही है आपका, ठीक है ना। जिसमें आपका बीपीएससी आ जाता है, यूपीपीसीएस आ जाता है, उसमें आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना इतना वायसराय के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वायसराय पीसीएस के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन आप अगर वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, ये सब में आपसे पूछ देता कि कौन सी घटना किस वायसराय, किस गवर्नर जनरल, किस गवर्नर के काल में हुआ है, किस गवर्नर का जो है शासनकाल कब से कब तक है, किस वायसराय का शासनकाल कब से कब तक है। ये सब आपके लिए जो वनडे एग्जाम को लेकर के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अलग से लिखवा करके पूरा डिटेल्स लिखवा करके ये आपको हम दिए हैं, ठीक है ना। तो अच्छा से इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है इरविन के बाद किसके बारे में? तो इरविन के बाद पढ़ना है किसके बारे में? ये है आपका वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल है 31 से 36, 31 से 36। और इसी के काल में एक अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इससे जो है भारत के संविधान में जो है 1/4 भाग को शामिल किया गया है। कितना?
एक चौथाई भाग, मतलब जो भी आज प्रावधान आप अपने संविधान में पढ़िएगा ना, उसमें एक चौथाई भाग लगभग लगभग किससे लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और इसमें कहा गया 1935 के अधिनियम के बारे में कि इसमें केवल और केवल प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का। अगर प्रस्तावना इसमें रहता तो पूरा का पूरा इसको भारतीय संविधान में अपना लिया जाता। अधिनियम में क्या रहता है? नियम कानून रहता है। क्या रहता है? नियम कानून। संविधान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नियम कानून न पढ़ते हैं। तो एक चौथाई भाग उससे लिया गया था। ये आया किसके काल में था? विलिंगटन के काल में। विलिंगटन का शासनकाल का बात कीजिएगा तो 31 से 36 था। और विलिंगटन जो है ये 1931 से लेकर के 36 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में जो है काम किया। मतलब ये गवर्नर जनरल वायसराय दोनों कहा जाने लगा था इसको, ठीक है ना, कहा जाने लगा था। और बात किया जाए विलिंगटन के बारे में तो कहा जाता है कि इस अवधि की जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं नीचे आपका दिया गया है, जिसमें आप देखिएगा विलिंगटन के समय में ही जो है आपका द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? द्वितीय और तृतीय। तो टोटल जो गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या हुआ है? 3 गो हुआ है। टोटल हुआ ही 3 गो है, प्रथम द्वितीय तृतीय। और एकमात्र भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय ऐसे हुए जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में भी, दरोगा में भी, कौन से भारतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है ना, याद रखिए। आगे देखा जाए तो विलिंगटन के काल का कुछ घटना है जिसमें है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पुनः संयोजन, मतलब दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत हो गया था। एक बार तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था, खत्म कर लिया गया था, लेकिन गांधी जी के द्वारा जो है पुनः इसको शुरुआत कर दिया गया। शुरू से इसको जो है शुरुआत कर दिया गया। क्यों किया गया था पढ़ेंगे डिटेल से आगे हम। आगे देखा जाए तो एक है आपका अधिकारी कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में देखा जाए तो इसके द्वारा जो है सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 ईस्वी में जो है शुरुआत किया गया था। एक पुरस्कार का शुरुआत हुआ था जिसका नाम क्या था आपका? सांप्रदायिक पुरस्कार। और सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो 1932 ईस्वी में। कब हुआ है? 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? रैमजे मैकडोनाल्ड। कहां महाराज आपका ध्यान जाता है? वो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। और उस समय वायसराय कौन था जब इस सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत हुआ? विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। इसके बाद देखा जाए एक पूना पैक्ट भी हुआ 1932 ईस्वी में। और पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट भी आपका किसके काल में हुआ है? तो पूना पैक्ट भी हुआ था आपका विलिंगटन के ही काल में। किसके काल में हुआ है? विलिंगटन के काल में। आगे बढ़ते हैं। जो हम आपको अधिनियम के बारे में बता रहे थे, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार अधिनियम जो था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आया था। उस समय जो वायसराय था उस समय था आपका विलिंगटन। कौन था? विलिंगटन। और पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आप पढ़ते हैं संवैधानिक इतिहास जिसमें अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। ठीक है। और अगर हम देखें भारत से जो है बर्मा अलग हुआ था। पहले जो है भारत बर्मा, मतलब भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार पहले एक हुआ करता था। लेकिन एक अधिनियम 1935 में आया, भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में आया। और उस अधिनियम में यह प्रावधान बन करके आया था कि अब भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाएगा। और उसी अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है आपको भारत को बर्मा से अलग, या भारत से बर्मा को, सॉरी भारत को बर्मा से नहीं, भारत से बर्मा को, मतलब अलग कौन किससे हो रहा है? भारत से अलग हो रहा है बर्मा, ना कि बर्मा से भारत अलग हो रहा है। तो ये अधिनियम में चर्चा था, भारत सरकार अधिनियम में ये बर्मा अलग हो गया था। अलग कब हुआ था? 1935 में ही हुआ था, 1935। आरबीआई का भी स्थापना इसी समय देखिएगा हुआ है।
आगे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये था आपका विलिंगटन का शासनकाल। विलिंगटन के बाद आगे जो बनता है वो बनता है लिनलिथगो। कौन बनता है? लिनलिथगो। और लिनलिथगो का शासनकाल है 1936 से लेकर के 43, 1936 से लेकर के 43। और जब आप इसका पढ़िएगा तो इसके काल में देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसमें शुरुआत हो गया होगा। देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रहा है। कैसे हो रहा है? हो रहा है तो कैसे हो रहा है बताइए? यस सर बोलने से होता है, कैसे हो रहा है बताइए? 1939 में। यही तो हुआ, कैसे का मतलब 1939 में आप लोग देखें कि 1939 से लेकर के 1945 तक आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला है। द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो है चला है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 में किसके काल में शुरुआत हो रहा है? लिनलिथगो के शासनकाल में शुरुआत हो रहा है। देखते हैं लिनलिथगो के बारे में। तो कहा जाता है कि 1936 से लेकर के यहाँ 44 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर 43, इसको भी 44 कर लीजिएगा, वही 43 44 है, 44। 1936 से 44 तक जो है भारत का वायसराय था। कौन? लिनलिथगो। और इन्होंने जो है 8 साल की अवधि भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबे समय तक जो है ये बिताया था। सबसे लंबे समय तक आप जोड़ लीजिए ना, 36 4 40 अब प्लस 4 44, तो 4 4 8 साल हुआ ना। तो ये सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वायसराय के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन सा बैठा था अधिकारी? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो कितना साल? 8 साल। 8 साल तक ये बैठा था, सबसे लंबा इसका शासनकाल। लिनलिथगो का बात कीजिएगा तो लिनलिथगो के बारे में कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का कुछ हिस्सा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का कुछ हिस्सा, वो 1935 का जो कुछ हिस्सा ये 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग का संविधान आंशिक रूप से 1947 ईस्वी में लागू हुआ है, सॉरी आंशिक रूप से 1949 ईस्वी में लागू हुआ है। भारत का संविधान कुछ प्रावधान 1949 में लागू हुआ है ना, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ ना। लेकिन पूर्ण रूप से जो भारत का संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। उसी तरह जो है भारत सरकार अधिनियम में जो भी नियम कानून था ना वो 1935 में तो लागू हुआ ही है। 1935 में लागू हुआ ही है। 1935 में कौन था वायसराय? देखिए नोट्स में, अभी तुरंत बताएं। लिनलिथगो से पहले कौन है? विलिंगटन है। तो रीडिंग कहां से आ गया? तो 1935 ईस्वी में जो आपका भारत सरकार अधिनियम आया था वो 1935 में लागू हुआ, लेकिन 2 साल बाद जो है इसका कुछ हिस्सा लागू हुआ है, कुछ प्रावधान लागू हुआ है। और ये जो 2 साल हिस्सा कुछ जो प्रावधान लागू हुआ था ये किसके काल में हुआ था? लिनलिथगो के काल में हुआ। किसके काल में? क्या? तो 1935 में तो लागू हुआ है, लेकिन 2 साल बाद भी जो है इसका कुछ हिस्सा 1937 में लागू हो रहा है। तो 1937 में कौन है वायसराय? लिनलिथगो है, लिनलिथगो। इसके बाद देखा जाए कुछ अन्य घटनाएं शामिल है इसके काल में। लिनलिथगो के काल में द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीयों की भागीदारी। और यही दूसरा विश्व युद्ध है जिसमें कहा गया था कि तुम मेरे तरफ से लड़ाई करो, हम तुमको आजाद कर देंगे, हम तुमको आजाद। भारत पुनः दोबारा भरोसा जताया इंग्लैंड पर, ब्रिटेन पर। भारत पुनः भरोसा जताया और भरोसा जता करके जो है युद्ध में शामिल हुआ। और युद्ध आपका जो है जैसे ही समाप्त हुआ 47 में भारत को आजाद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा और कुछ घटनाएं हैं। आगे जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कांग्रेस के सभी मंत्रालय को, कांग्रेस को जो भी मंत्रालय उस समय मिला हुआ था 1939 से 45 के बीच में, वो अपने सभी अधिकारी को क्या बोला है कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करो, द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करो और विरोध में जो है इस्तीफा दो, विरोध में
इस्तीफा दो। ये सब घटना आपका लिथुआ में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, अभी तुरंत बताए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का नींव, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किया, सुभाष चंद्र बोस किया। मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या किया था? ये इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। और घटना हुआ है जिसमें भारत से जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है पलायन, मतलब भारत से जो है सुभाष चंद्र बोस चला गया, पलायन यहां से कर गया। पलायन करना मतलब यहां से चला जाना, पलायन करना यहां से चला जाना। अब ये आपका बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, कल एक हम वीडियो जारी किए हैं, काफ़ी डिबेट उस पर हुआ, काफ़ी कमेंट वगैरह फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टा पे आ रहा है कि आप अपना पढ़ाने पर ध्यान दो, राजनीति में नहीं पढ़ो। भाई क्यों नहीं पढ़े? हमको दुख होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित, आप इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु में जब आप लाते हैं तो माफिया को लाते हैं, चोर को लाते हैं, रेपिस्ट को लाते हैं, गुंडा को लाते हैं, अनपढ़ को लाते हैं, अनपढ़ को लाते हैं। क्या करने के लिए? आप अपना देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए। क्या उससे आपका देश विश्व गुरु बनेगा? जैसा हम रहेंगे आपको शिक्षा भी तो वैसा ही ना देंगे। मेरा मुखिया यानी मेरे देश का, मेरे राज्य का जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा उसी तरह का ना हमको शिक्षा मिलेगा। इसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति, केसी सिन्हा सर जैसे व्यक्ति को लोग समझ नहीं पाता है। जाति के नाम पर जो है वोट दिया जाता है, अभी भी जाति के नाम पर पढ़ा लिखा आदमी वोट देता है और उम्मीद करता है कि मेरा बेटा को नौकरी मिलेगा, मेरे बेटा को जो है शिक्षा मिलेगा, मेरे बेटा को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। देखिए ना, वोट गिराया, चल दिया 10,000 कमाने के लिए बाहर, 5,000 कमाने के लिए बाहर। वही व्यक्ति अगर यहाँ पर रोजगार, वही फैक्ट्री यहाँ पर रहता और इसको प्रायोरिटी मिल करके, इसको प्राथमिकता मिलता, कम से कम अपने राज्य, अपने शहर, अपने घर पर रह करके तो काम कर सकता था ना। अभी भी आदमी धर्म जाति देखकर ये नहीं देख रहा है कि हम वोट गिरा करके हम जा रहे हैं फिर बाहर कमाने के लिए, ये नहीं देख रहा, उसको ये दिमाग में नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी जो है ना, वोट देना अपने जाति को देना है, चाहे उसके बारे में वो सोचे नहीं सोचे। खत्म हो जाएगा, प्राचीन काल में आ गया फिर ये लोग, प्राचीन काल में आ गया। आधुनिक खत्म हो रहा है, अब आधुनिक खत्म हो रहा है। कैसे? तो याद कीजिए, अंग्रेज काल, जब अंग्रेज का शासन भारत में, ये भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उस समय जातिवादी था, जाति पाति हो रहा था। अंग्रेज के काल में जाति पाति हो रहा नहीं हो रहा। मध्यकाल देखिए, उसमें धर्मतंत्र था, मतलब अपने धर्म के अनुसार जो वो शासन वगैरह करता था, लेकिन जाति पाति था नहीं था। प्राचीन में चल जाइए, वैदिक काल में, वैदिक काल में चल जाइए, उत्तर वैदिक काल में आ जाइए, देखिए जातिवादी आया। वैदिक काल मतलब प्राचीन में, आज से 5,000, 10,000, 20,000 साल पहले चल जाइए, जाति चल रहा था ना। उसी समय जाति बटाया था, 4 वर्ग में बटा था ना, मतलब उच्च, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ज्यादा वैल्यू आपका ब्राह्मण क्षत्रिय को था, सबसे नीचे आपका शूद्र था। तो उस समय जाति चल रहा था ना, मतलब जो जिस जाति से था उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी मिल रहा था। फिर आगे धीरे धीरे डेवलप किया, मध्यकाल आया, भारत गुलाम बना, जाति खत्म हो गया। फिर जाकर के अभी का भारत देख लीजिए, जाति का गुलाम होते जा रहा है, अपने जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर दे रहा है। फिर देखिएगा प्राचीन के जैसे जो है छोटे लोग पिसा जाएगा, छोटे लोग इसमें जो है दब करके मर जाएगा। होगा 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये होगा, जाति का गुलाम भारत होना है, ये होगा। समय रहते अभी नहीं सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया, जिसको जिताया पता चलेगा। रोजगार के लिए खाना लाठी जाना, बोलना नहीं कि सरकार को हमको रोजगार दो, रोजगार मांगने तुम ही जाएगा, ना कि हम जाएंगे। आगे है, सब नारा लगाने वाले सब राजनीति कर सकते हैं, क्या कीजिएगा। यही है भारत का लोकतंत्र, यही है भारत का लोकतंत्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया, जब ये सुभाष चंद्र बोस यहां से पलायन कर गया, जैसे अभी बिहार का प्रवासी एक तरह से मजदूर ही हो गया है, क्या कर जाता है, वोट आता है, गिराता है, छठ में 1 महीना 10 दिन रहता है,
पलायन कर जाता है। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस भी पलायन कर गए थे। इसके बाद जिन्ना जो है, जिन्ना के जो है 2 राष्ट्र का ये सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। 2 राष्ट्र, सबसे पहले जो ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिए थे, जिसमें एक आपका भारत और दूसरा आपका पाकिस्तान। यही जिन्ना जो है 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। किस वायसराय के काल में दिया था? लिनलिथगो के काल में दिया था, लिनलिथगो के काल में। इसके बाद जो है अटलांटा चार्टर आया है लिनलिथगो के काल में, अगस्त ऑफर आया 1940 में, ये सब आपका लिनलिथगो के काल में आया है। और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो हुआ है, ये भी हुआ है आपका लिनलिथगो के काल में, लिनलिथगो के काल में। देखिएगा 1942 ईस्वी में आपका क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आता है। कौन सा? क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत आता है, ये किसके काल में आता है? लिनलिथगो के काल में। और यही क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें टोटल 3 व्यक्ति था, जिसका नाम शॉर्ट में रहता है आपका KAL, KAL, काल, काल, क्रिप्स। देखिए एल्स हो गया लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। कौन सा? पैंथिक लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने हैं ना, तो पैंथिक लॉरेंस। ए से हो गया AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर। और उसके बाद आपका जो है के से हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये जो आपका क्रिप्स मिशन आया था ना, इस क्रिप्स मिशन में टोटल कितना व्यक्ति था? तो 3 व्यक्ति था। और इस क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्षता किया था ना, वो अध्यक्षता किया था स्टेफर्ड क्रिप्स किया था। कौन किया था? स्टेफर्ड क्रिप्स किया था। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। और स्टेफर्ड क्रिप्स के अलावा इसमें जो 2 व्यक्ति था, एक था आपका AB अलेक्जेंडर और L से हो जाएगा आपका पैंथिक लॉरेंस। इसका शॉर्टकट नाम क्या है? काल, काल, KAL, KAL। ये काल जो है इसका शॉर्टकट नाम है। के से आपका हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स, ए से हो गया AB अलेक्जेंडर, L से हो गया पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये सब आपका किसके काल में आ रहा है? लिनलिथगो के काल में आ रहा है। इसके बाद एक आंदोलन आपका 1942 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो है शुरुआत हो गया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुआ है किसके काल में? ये सब हुआ आपका लिनलिथगो के काल में, लिनलिथगो के काल में। और विभाजित करने और छोड़ने की मांग, मतलब भारत को जो है 2 भाग में बांटने का जो मांग किया गया था, ये सब किसके काल में हुआ था? लिनलिथगो के ही काल में हुआ था, लिनलिथगो के ही काल में हुआ था। और बंगाल में आप देखिएगा पुनः भयंकर अकाल 1943 ईस्वी में पड़ता है। अकाल मतलब क्या होता है? खाने पीने का जो है कमी हो जाना, पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये सब का जो है कमी हो जाना, ये सब का जो कमी हुआ था, ये सब किसके काल में अकाल पड़ रहा है बंगाल में? पुनः लिनलिथगो के काल में। इसके बाद आगे आपका एक वायसराय या गवर्नर जनरल बनता है। कौन? लॉर्ड बेवेल। और ये सेकेंड लास्ट अंग्रेज बनेगा, सेकेंड लास्ट ये बनेगा। मतलब इसके बाद जो है एक और बनेगा, एक और इसके बाद बनेगा, माउंटबेटन बनेगा, माउंटबेटन। अब पढ़ते हैं लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल का शासनकाल है 1943 से 45। तो देखिएगा 1943 से 47। और देखिएगा लिनलिथगो भी द्वितीय विश्व युद्ध को देखा, उसके काल में शुरुआत हुआ और इसके काल में जो है खत्म होगा। 1945 में खत्म होता है, इसके काल में खत्म होगा। आगे देखिएगा लॉर्ड लिथगो जो है 1943 ईस्वी में वायसराय के रूप में जो सेवानिवृत्त हो गया। मतलब इसका सेवानिवृत्त मतलब ये रिटायर हो गया। क्या हुआ था? रिटायर हो गया था। इनके रिटायर होने के बाद जो है लॉर्ड बेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 1 अक्टूबर 1943 से जो है 21 फरवरी 1947 तक जो है भारत का वायसराय रहा था। कब तक? 21 फरवरी। मतलब भारत अभी आजाद नहीं हो रहा है, भारत आजाद 15 अगस्त को हो रहा है। ये फरवरी में जो है इसका शासनकाल खत्म हो रहा है, ये चला गया, ये चला गया। ये वायसराय रहा था बस 21 फरवरी 1947 तक ही। कौन? लॉर्ड बेवेल। आपसे पूछेगा आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत आजाद कब हुआ है? 1947 में। डेट के साथ कब हुआ है? भारत आजाद कब हुआ है? अरे भाई डेट बोलिए ना।
15 अगस्त इसका शासनकाल कब खत्म हो रहा है? 21 फरवरी। तो कैसे रहेगा उसका वाइस वहां का गवर्नर जनरल? ये तो खत्म हो गया इसका शासनकाल। आगे जो भी बनेगा वो होगा, सिंपल समझिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि माउंटबेटन ही था तो आगे जो भी बनेगा वो होगा। तो 21 फरवरी 1947 को जो है ये इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। यहीं तक ये भारत का वाइसराय रहता है। ये आजादी के समय ये नहीं था, आजादी के समय ये नहीं था। और देखा जाए इसके बारे में, बेबेल के बारे में, तो इसके कार्यकाल में जो है दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना था बंगाल में जो है महाअकाल पड़ा था 1943 में। अकाल तो आप देखे होंगे निम्नलिखितों में पड़ा था, लेकिन महाअकाल जो पड़ा था भयंकर अकाल ही आ गया था। मतलब खाने के लिए जो है ना पैसा नहीं, पूरा दरिद्र, बहुत लोग मरा, लाखों लाख लोग मरा है भूख से टिटा करके जहां तहां आदमी मरा पड़ा हुआ रहता था। पूरा एकदम बंजर भूमि, सब कुछ एकदम धूप में, चिलचिलाहट धूप में, सब लोग जो है लगभग जो है बंगाल का अधिकतर व्यक्ति मर गया था। अकाल एक तरह से भवंडर आ गया था। तो महाअकाल पड़ा है 1943 में। किसके काल में पड़ा है? बेबेल के काल में ही पड़ा। किसके काल में? बेबेल के काल में। और देखिएगा तो बेबेल काल का कुछ घटना है, वो है आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में इसके द्वारा दिया गया था। राजगोपालाचारी। शिमला सम्मेलन भी हुआ, शिमला समझौता जिसको कहते हैं, ये शिमला समझौता 1945 में हुआ है। ये भी आपका बेबेल के काल में हुआ है। जापान जो है, जापान ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण के साथ जो है WW2 का जो है निष्कर्ष दिया था। WW2 का जो है निष्कर्ष दिया था, ये आत्मसमर्पण किया था। ठीक है ना। इसके बाद कैबिनेट मिशन का जो है भारत में आगमन हो रहा है। कैबिनेट मिशन वही है जो आप लोग पॉलिटी आप में पढ़िएगा, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्यों आता है? संविधान बनाने के लिए ये आता है। क्यों आता है? संविधान बनाने के लिए जो है ये भारत में आता है। कैबिनेट मिशन का जो है आगमन होता है। लग रहा है हम उल्टा बता दिए एक चीज, क्या हो? पेंथिक लॉरेंस वाला। अच्छा चलिए ना, हम आगे में देख लेंगे। चलिए, कैबिनेट मिशन का जो आगमन होता है ये कब हुआ है? 1946 में हुआ है। उल्टा ही बता दिए। वो जो 3 सदस्य था ना, वो कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य था। वहां पर हम कौन वाला में बताए थे? क्रिप्स मिशन वाला में बताए थे ना। नहीं, ये कैबिनेट मिशन का वो 3 सदस्य था। आगे हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस जो है 1946 में मनाया गया था। ये सब आपका बेबेल के काल में। और नेहरू के अधीन जो है अंतरिम सरकार, नेहरू के अधीन जो है सबसे अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। मतलब भारत जब आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले जो है सरकार का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें सब कुछ सब अलग अलग विभाग बांटा गया था। ये सब भी किसके काल में हुआ था? बेबेल के काल में ही हुआ था। ये मतलब भारत जो है अब आजादी के क्रम में आ गया, आजादी के काल में आ गया। बेबेल का जैसे ही शासनकाल खत्म होता, अगला कौन बनता है? माउंटबेटन। और माउंटबेटन का शासनकाल कब से कब तक? 1947 से 1948। 1947 से 1948। तो अब देखिएगा 1947 से 48 एक साल का रहता है, तो इसमें तो भारत आजाद हो जाएगा। भारत आजाद हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। देखिएगा 12 फरवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से ये जो है भारत का अंतिम वायसराय के रूप में काम किया है। 1947 तक जो है ये, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, ये भारत के वायसराय के रूप में अंतिम रूप से काम किया। लेकिन 16 अगस्त 1947 से लेकर के 16 अगस्त, यहां तो 15 ही दे दिया है, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 21 जून 1948 तक, 21 जून 1948 तक जो है ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन और आपको बताए हुए हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? भारतीय था वो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में नहीं पढ़ाए हैं? हद है। तो ठीक है, ये था आपका प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय। इसके बाद देखा जाए आगे तो विभाजन समिति, कौन सा?
विभाजन समिति और विभाजन परिषद का भी जो है गठन हुआ था। मतलब अब भारत का जो है दो भाग में विभाजन हो जाना, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के साथ साथ जो है पाकिस्तान का भी जो है गठन हो गया, पाकिस्तान का भी जो है गठन हो गया था। और आगे देखिएगा, इसी के काल में आया था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी मिला, भारत को आजादी मिला। माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान जो है भारत और पाकिस्तान का दो प्रभुत्व के रूप में जो है स्वतंत्रता मिली। मतलब माउंटबेटन के समय में जो है ये जो भारत था इसको दो भाग में बांट दिया गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। ये सब खुरपाती किया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना का। इसके बाद दो सीमा आयोग भी गठित किया गया है, दो गो आपका सीमा आयोग, मतलब जो रेखा खींचेगा सीमा आयोग, जिसमें पाकिस्तान जो है आपका कश्मीर पर हमला किया और महात्मा गांधी को जो है गोली मार करके हत्या कर दिया गया। ये सब माउंटबेटन के ही काल में हुआ था। नथुराम गोडसे के द्वारा हत्या हुआ है ना, गोडसे के द्वारा गांधी जी का हत्या हुआ है, ये सब आपका हुआ था किसके काल में? माउंटबेटन के काल में। यही था हमारा टोटल आपका जो है गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल का गवर्नर यागिदी। और जो अब आप लोग दिमाग पर जोर डालिए, हम जो शुरुआत कर रहे थे वो शुरुआत कहाँ से था? वो शुरुआत था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पढ़ रहे थे ना। उसमें आप जो है डच के बारे में पढ़ लिए थे, हॉलैंड के बारे में पढ़ लिए थे, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ लिए थे, ब्रिटिश पढ़ रहे थे। ब्रिटिश जैसे ही पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश में ही आ गया था क्या आपका टोटल गवर्नर जनरल आ गया था। तो ब्रिटिश में ही जो हम गवर्नर जनरल को पढ़ करके खत्म कर दिए, ठीक है। अब ब्रिटिश के बाद आगे देखिएगा जो हम लोग को पढ़ना है वो चौथा कंपनी आपका कौन था? डेनिस का आगमन हुआ था। कौन सा? डेनिस। सीक्वेंस समझे मेरा बात? समझ गए ना? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू किए थे, ठीक है। तो टोटल कंपनी जो भी जिसका जैसे जैसे आगमन हुआ था वो सबको हम लोग देख रहे थे, क्लियर है। जिसमें आप जो है नोट्स लाइए, एक मिनट देखिए नोट्स। आप देखिएगा जो टोटल कंपनी जो ये भारत आया था, वो भारत आने में जो है आप पुर्तगाली को पढ़े, पुर्तगाली के बाद डच को पढ़े, ब्रिटिश को पढ़े, और जैसे ही हम ब्रिटिश में एंट्री मारे थे तो ब्रिटिश के बीच में ही आ गया था हम लोग का क्या? गवर्नर जनरल। आगे का जो दो आपका कंपनी था, एक डेनिस और एक फ्रांसीसी, ये जो आपका बचा हुआ था। अब देख लेते हैं किसको? डेनिस और फ्रांसीसी को। तो हम लोग को अभी यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है? डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में। तो आज हम आपको डेनिस और फ्रांसीसी पढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अगला टॉपिक क्या? मुगल का पतन कैसे कैसे भारत में हुआ था। ये हम देख लेंगे आगे आपको कौन सा पढ़ाना है, तो इसको रखिए, ठीक है। तो देखिए आगे जो आपका ब्रिटिश के बाद जो भारत में अगला जो कंपनी आता है, अब सीधे अब दिमाग यहां से गवर्नर जनरल से हटाइए, चल जाइए वहां पर जहां से हम शुरुआत किए थे यूरोपीय कंपनी का आगमन में, ठीक है। भारत में जो आपका ब्रिटिश के बाद होगा ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखिए ना। अरे भाई भारत में आने वाला कंपनी का आगमन में क्या है? अरे भाई वो क्या है उसका हेडलाइन पढ़िए, वो बनने का क्रम है, सबसे ऊपर वाला पढ़िए। हाँ तो भारत आने का ना, यूरोपीय का भारत में आगमन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो देख रहा था उस समय पुर्तगाली को देखा, डच को देखा, ठीक है, ब्रिटिश तक हम लोग पढ़ लिए थे। ब्रिटिश के बाद जो आगे का कंपनी भारत में आगमन करता है ये करता है आपका डेनिस। कौन आता है? डेनिस। और डेनिस जो भारत आया था ये 1616 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1616 ईस्वी में। और ये रहा था आपका कब से कब तक? 1868 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी तक। तो देखिए डेनिस के बारे में, कहा जाता है कि यह कंपनी जो है डेनमार्क से आया था। कहां से आया था? डेनमार्क आपका देश है, डेनमार्क आपका क्या है? देश है। यहां से जो आपका किसका? डेनिस का जो है आगमन हुआ था। और जो भी कंपनी को हम पढ़ रहे हैं ये सब किस महादेश से आया था? यूरोप। कहां से आया था? यूरोप। सब कौन सा कंपनी है? यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंपनी।
तो ये जो डेनिश कंपनी था ये डेनमार्क से ये भारत आया था, और भारत आने वाली कंपनी में, जिसमें यूरोपिया के बारे में कह रहा है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी में सभी कंपनी को मिला लीजिएगा, जो भी भारत आया है उसमें जो सबसे कमजोर कंपनी था, वो सबसे कमजोर कंपनी आपका कौन था? तो सबसे कमजोर कंपनी आपका डेनिश था। अब जो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कमजोर कंपनी कौन था यूरोपीय में, तो सबसे कमजोर आपका डेनिश था। डेनिश कहा जाता है डेनिश के बारे में कि भारत में जो है ये 2 कारखाना प्रमुख रूप से स्थापित किया था। जब ये भारत डेनिश आया था तो ये 2 कारखाना को स्थापित किया था, जिसमें एक आपका स्थापित किया था 1620 ईस्वी में, एक स्थापित किया था आपका 1676 ईस्वी में, और 1620 ईस्वी में आप ये स्थापित किया था ट्रैंकोबार में। कहा? ट्रैंकोबार में ये 1620 में स्थापित किया था। ट्रैंकोबार कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद 1676 में एक कंपनी को स्थापित किया, वो किया आपका श्रीरामपुर में। कहा? श्रीरामपुर में। और श्रीरामपुर आपका कहां पड़ता है? बंगाल में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर की कंपनी को स्थापित करने वाला कंपनी कौन था? डेनिश। कौन था? डेनिश। ट्रैंकोबार में 1620 ईस्वी में कंपनी को स्थापित करने वाला कंपनी कौन था? डेनिश कंपनी था। कौन था? डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलिएगा। आगे डेनिश के बारे में कहा जाता है कि 1845 से लेकर के 1845 से लेकर के 1853 के बीच में जो है ये अपना सारा भारतीय व्यापार वो ब्रिटिशों को बेच दिया था। मतलब क्या हुआ था कि डेनिश से जो है, डेनिश से यहाँ व्यापार जो है नहीं संभल रहा था। डेनिश क्या किया? 1845 और 53 के बीच में जो है धीरे धीरे, मतलब एक बार में नहीं बेचा, 1845 में बेचना शुरू किया, धीरे धीरे 53 जाते जाते जो ये सारा कंपनी या सारा जो इसका जितना भी राज्य था वो किसको बेच दिया? ब्रिटिश को बेच दिया। किसको बेच दिया? ब्रिटिश को। और 1853 में ही जानते हैं ना रेलवे की शुरुआत हुआ है। रेलवे की शुरुआत हुआ था कौन वायसराय के काल में हुआ था? कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड तो सब में लगा दीजिएगा, आगे बोलिए ना। मतलब लॉर्ड बोल करके हमको जता रहे हैं कि हमको याद है आगे का। लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ये सब हल्का क्वेश्चन है, जाके पढ़िए, बोल रहे रिवीजन करने। ठीक है, तो 1845 से 53 के बीच में टोटल जो है डेनिश अपना क्या किया? ब्रिटिशों को बेच दिया। और आगे 1868 ईस्वी में ये जो है ब्रिटिशों को, 1868 ईस्वी में जो है ये ब्रिटिश को अंत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बेच दिया। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहले जो अधिकार हुआ करता था, ये पहले अधिकार किसका हुआ करता था? डेनिश का हुआ करता था। लेकिन सन 1868 हटे जाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किया? तो ये जो है आपको ब्रिटिश को बेच दिया। इसके बाद डेनिश के बाद जो अगला कंपनी आ रहा है वो आ रहा है आपका कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच। क्या कहते हैं? फ्रेंच। और फ्रेंच जो भारत में आगमन किया, ये कब किया है? 1668 में। कब किया था? 1668 में। रहा कब तक था? 1953 ईस्वी। मतलब देखिए भारत आजाद 1947 में हो गया है, लेकिन ये आजादी के बाद तक भी भारत पर अधिकार करके रख लेता, गोवा पर और भी क्षेत्र था। हाँ ठीक है, तो ये आपका 1953 तक था। आगे देखिए फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी के बारे में अगर देखा जाए तो कहा गया कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो 1664 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी जो है इसका स्थापना कब हुआ है? 1664 ईस्वी में। कहां हुआ है? फ्रांस में हुआ है। कहां हुआ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी की स्थापना जो है फ्रांस का शासक लुई 14वां, लुई 14वां कौन? फ्रांस का राजा था या फ्रांस का शासक लुई 14वां का मंत्री था कौन? कॉलबर्ट के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुआ है ना फ्रांस में, इसका स्थापना कौन किया था? तो ये लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के द्वारा किया गया। आपसे पूछ देगा सिंपल, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? तो कॉलबर्ट है। कौन है? कॉलबर्ट है। कॉलबर्ट है। ये किसका मंत्री संतरी था उससे नहीं मतलब है, लेकिन स्थापना कौन किया है? कॉलबर्ट किया है। और देखा जाए तो कहा जाता है भारत आने वाला पहला जो फ्रांसीसी नागरिक था, भारत आने वाला जो फ्रांसीसी नागरिक जो पहला था वो था आपका फ्रांसिस कैरो। कौन था आपका?
फ्रांसिस कैरो, यानी कि फ्रांस के तरफ से फ्रांसीसी जो पहला नागरिक जो भारत आया है, वो पहला नागरिक कौन आया है? फ्रांसिस कैरो। ये याद रखिएगा, ये सब चीज हमको दर्शाता है कि ब्रिटिश में पहला कौन आया है, डच में पहला कौन आया है, ठीक है ना, पुर्तगाल में पहला कौन आया है, ये सब आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि ये सब पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो याद रखना है। आगे, भारत में जो है फ्रांसीसियों का पहला जो कंपनी था, ये पहला कंपनी अपना सूरत में स्थापित करता है। कहां? भारत में जो है फ्रांसीसी के द्वारा अपना पहला कंपनी स्थापित किया जाता है, वो सूरत में स्थापित किया जाता है। और ये सूरत में जो स्थापित करता है सन 1668 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1668 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी के द्वारा भारत में पहला स्थापित कोठी जो था, ये कहां पर स्थापित किया कंपनी? सूरत में। कब किया है? 1668 ईस्वी में किया है, 1668 ईस्वी में किया है। इसके बाद देखिएगा तो आगे कहा गया है कि भारत आने वाला जो पहला फ्रांसीसी वायसराय था, फ्रांसीसी वायसराय, ये ब्रिटिश वायसराय के बारे में नहीं है, फ्रांसीसी वायसराय। तो भारत आने वाला जो पहला फ्रांसीसी वायसराय था, ये था आपका फ्रांसिस मार्टिन। कौन था? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन जो है ये पहला आपका वायसराय हुआ। और पहला फ्रांसीसी नागरिक जो भारत आया वो कौन था? ए भाई, कैसा बुर्बक वाला आपका दिमाग है। पहला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस कैरोन आया था। ये आपका क्या है महाराज, आपका ध्यान कहाँ रहता है? कौन है फ्रांसीसी? किधर गया? पहला आने वाला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस कैरो नहीं है। नागरिक मतलब पहला जो व्यक्ति आया वो फ्रांसिस कैरो आया है। अब पहला जो वायसराय आया है वो कौन आया है? फ्रांसीसी वायसराय फ्रांसिस मार्टिन आया है। आगे कहा जाता है फ्रांसीसी के बारे में कि भारत आने वाली सभी यूरोपीय कंपनी में, जितना भी कंपनी भारत आया है, जितना भी कंपनी भारत आया, यूरोपीय, पुर्तगाली भी यूरोपीय था, ब्रिटिश भी यूरोपीय था, डच भी यूरोपीय था, ठीक है ना, फ्रांसीसी भी यूरोपीय ही था। तो जो भी कंपनी भारत आया है, सभी यूरोपीय कंपनी में जो है फ्रांसीसी एकमात्र सरकारी कंपनी था। इस लाइन का मतलब समझे? फ्रांसीसी कंपनी के अलावा जो भी कंपनी भारत आया है वो सब प्राइवेट कंपनी था। कैसा कंपनी था? प्राइवेट। लेकिन सभी कंपनी को छोड़ करके केवल एक फ्रांसीसी को देखा जाए, ये कैसा कंपनी था? ये आपका सरकारी कंपनी था। कैसा कंपनी था? सरकारी कंपनी था। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं ना? आगे कहा जाता है, वही लिखा है कि ये सरकारी कंपनी था, अर्थात कंपनी पर जो है राज्य का अधिकार था। राज्य मतलब देश का अधिकार था। राज्य मतलब देश का अधिकार। पॉलिटी में आपको हम समझा ही दिए राज्य का मतलब, ठीक है ना, देश। आगे जाता है कि पहली कंपनी जो है ये सूरत में स्थापित करने के बाद, जब ये पहला कंपनी 1668 ईस्वी में आप देखे, 1668 ईस्वी में ये स्थापित किया है ना, तो 1668 ईस्वी में जब ये पहला कंपनी स्थापित कर लिया, उसके बाद 1669 में, कब? 1669 में ये जो है दूसरा कंपनी अपना स्थापित मसूलीपट्टनम में किया है। कहाँ किया है? मसूली। तब से क्वेश्चन, फ्रांसीसी का पहला कंपनी कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1668 में। दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित किया है? सूरत में। सूरत में किया है। मसूली, अभी ये तो बताएं मसूलीपट्टनम में कब किया है? 1669 में, एक साल बाद कर रहा, ध्यान दीजिए यहां पर। और कहा जाता है कि 1672 में जो है फ्रांसीसी ने भारत में प्रसिद्ध सैंथोमी का जो है युद्ध लड़ा था। भारत में एक युद्ध हुआ था, सैंथोमा का युद्ध कहा जाता है या सैंथोमी का युद्ध कहा जाता है। ये कब लड़ा गया? 1672 ईस्वी में, 72 ईस्वी में सैंथोमी का युद्ध, ठीक है। सैंथोमी के युद्ध के बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो कहा जाता है क्या कि सैंथोमी के युद्ध में, जो सैंथोमी का आपका युद्ध हुआ था, इस सैंथोमी के युद्ध में जो है फ्रांसीसी कमांडर कौन? डेलाहे। डेलाहे मतलब फ्रांसीसी के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो डेलाहे के बारे में बताया गया है कि डेलाहे ने जो है गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर, गोलकुंडा के सुल्तान को
हरा दिया था। गोलकुंडा के सुल्तान, यहां पर लिख लीजिए, आगे नहीं लिखा गया है, गोलकुंडा के सुल्तान को जो है हरा दिया। इसको काट लीजिए, हरा दिया। ठीक है, तो सेंथोमी का जो युद्ध हुआ था आपका, सेंथोमी के युद्ध में जो है फ्रांसीसी कमांडर था कौन? डेला है, डेला है। ये युद्ध अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस के बीच में। और ये गोलकुंडा का जो शासक था उस सुल्तान को जो है ये हरा दिया, हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे 1673 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी जो है ये पुदुचेरी की जो है स्थापना किया था। एक स्थान है कौन सा? पुदुचेरी। अभी आप पुडुचेरी के बारे में देखिएगा, वो हम लोग का क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। यही 1673 ईस्वी में जो है पुदुचेरी का स्थापना किया। पुदुचेरी का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी था। कौन था? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और भारत में फ्रांसीसियों की अस्थाई राजधानी जो थी, वो अस्थाई राजधानी वो कौन सी थी? पुदुचेरी ही थी। मतलब उस जगह को स्थापित करके वो अपना क्या बना लिया? राजधानी। आपसे पूछेगा कि फ्रांसीसी का अस्थाई राजधानी कहाँ था? पुदुचेरी। कहाँ था? पुदुचेरी, पुदुचेरी। कहा जाता है कि फ्रांसीसी ने जो है बंगाल के चंद्रनगर में, बंगाल के चंद्रनगर में भी जो है अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। मतलब ये पुदुचेरी में भी था, मसूलीपट्टनम में भी था, गुजरात के सूरत में भी था, और साथ साथ बंगाल के जो है ये चंद्रनगर में भी जो अपना व्यापारिक कारखाना जो है स्थापित किया था। कौन? फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। इसके बाद आगे देखिएगा, तो आगे कहा जाता है आपको प्रथम फ्रांसीसी वायसराय फ्रांसिस मार्टिन। कौन? फ्रांसिस मार्टिन ने जो है ये फोर्ट लुई नामक, कौन सा? फोर्ट लुई नामक जो है एक दुर्ग की स्थापना की। आपसे पूछेगा कि फोर्ट लुई द्वीप की स्थापना कौन किया है? दुर्ग। फोर्ट लुई दुर्ग की स्थापना कौन किया? तो फोर्ट लुई दुर्ग की स्थापना किया था आपका फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी वायसराय था, प्रथम फ्रांसीसी वायसराय। देखिएगा फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा सा और आगे, तो कहा जाता है कि फ्रांसीसियों का प्रथम जो उद्देश्य था, फ्रांसीसी का जो प्रथम उद्देश्य था वो व्यापार करना ही था। ऐसे तो जो भी आया सबका उद्देश्य तो पहले व्यापार ही करना था, व्यापार करना था। लेकिन फ्रांसीसी जो है ये भारत में ब्रिटिशों की सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी कंपनी थी। मतलब क्या हुआ? फ्रांसीसी जो है ये व्यापार करना इसका मुख्य, इसका व्यवसाय था। ठीक है, व्यवसाय करने के लिए ये यहाँ पर आया, व्यवसाय कर भी रहा था। लेकिन ये जो मुख्य रूप से जो दुश्मन था ना फ्रांसीसी, किसका था? तो फ्रांसीसी जो दुश्मन था ये अपने ही देश के, किसका? ब्रिटिश का था। अपने ही महादेश का एक देश था, कौन? ब्रिटिश कंपनी का था। मतलब एक मयान में दो तलवार रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। कहावत भी है ना, एक मयान में दो तलवार नहीं, या एक जंगल में दो राजा नहीं रह सकता है। तो बात वही था, ये तो व्यापार करने के लिए आया ही था फ्रांसीसी, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रतिद्वंदी था, जो दुश्मन था, कौन था? ब्रिटिश। किसका था? ब्रिटिशों का था, ब्रिटिशों का था। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे कहा जाता है कि भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच, भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों कहां का कंपनी है? यूरोप का। दोनों कहां का है? यूरोप का। और ये आपस में ही अब लड़ रहा है। भारत में जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जो है संघर्ष को जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अर्थात कर्नाटक का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, या फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में ये हुआ था आपका कर्नाटक युद्ध। आगे देखिएगा, तो आगे कहा जाता है कि भारत आने वाला सबसे जो शक्तिशाली फ्रांसीसी, भारत आने वाला जो सबसे शक्तिशाली फ्रांसीसी वायसराय हुआ, उस वायसराय में नाम आता किसका? डुप्ले का। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली वायसराय कौन? डुप्ले। सबसे शक्तिशाली वायसराय कौन? डुप्ले, 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 डुप्ले। इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है भारत में फ्रांसीसी का पतन का कारण, मतलब फ्रांसीसी पतन क्यों हुआ। बात जाहिर है, जिसका उदय हुआ उसका अंत है ना तय है। तो इसके अंत का कारण देखिएगा, ये जो विलीन हो गया फ्रांसीसी, इसमें पहला कारण है फ्रांसीसी कंपनी में जो है सरकार का हस्तक्षेप अधिक। बात वही जो पहले भी कंपनी में रहता था, सरकार जो इसमें हस्तक्षेप ज्यादा कर लेता था। दूसरा था फ्रांसीसी सरकार ने जो है ब्रिटिशों की भांति कंपनी को समर्थन नहीं दिया।
मतलब क्या हुआ, सरकार जो था ब्रिटिश को ज्यादा समर्थन देता था, फ्रांसीसी को उतना समर्थन नहीं देता था, जिस वजह से जो है इसका विलीन होना शुरू हो गया। तीसरा कारण देखिएगा तो था ब्रिटिशों की नौसैन्य शक्ति फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक कुशल थी। मतलब ब्रिटिश जो कंपनी था इसका देखिएगा शक्ति जो था नौसैन्य, मतलब नौसैन्य समझते हैं ना, नौसेना मतलब समुद्र में जो सेना अपना बना करके रखता है, इसका शक्ति जो था ब्रिटिश का वो ज्यादा मजबूत था, फ्रांसीसी का उतना मजबूत नहीं था। युद्ध होता था तो ये हार जाता था, ये भी इसका कारण था। आगे, फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश कंपनी और सेना जो है ये अधिक सक्षम या दक्ष था, अधिक सक्षम या दक्ष था। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश कमांडर फ्रांसीसी कमांडर से अधिक योग्य सिद्ध हुआ। मतलब ब्रिटेन के तरफ से जो भी इसका कमांडर हुआ करता था वो फ्रांसीसी की अपेक्षा ज्यादा कुशल था, ज्यादा कुशल था, युद्ध नीति उसको अच्छा से पता था। इस वजह से जो है ये सब इसका पतन हो गया, किसका पतन हो गया। अब देख लीजिए एक बार में यहाँ पर भारत में जो है फ्रांसीसी का कारखाना तो सबसे पहले आपका सूरत के बाद मसूलीपट्टनम में 1667 था ना, 1668 था ना, 68 था। उसके बाद ये मद्रास में भी स्थापित किया है, पुदुचेरी में भी स्थापित किया है, और चंद्रनगर जो आपका बंगाल में पड़ता है यहाँ भी ये स्थापित किया है। ये था आपका फ्रांसीसी का कारखाना। और इसी बातों के साथ बाबू आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ समाप्त। हम वायसराय भी पढ़ा दिए, आगे ही नहीं बोलिएगा कि वायसराय गवर्नर जनरल पढ़ाइए, वायसराय गवर्नर जनरल हम सब आपको पढ़ा दिए। आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ समाप्त। ठीक है, अब आगे 1 मिनट वहां से मोबाइल देखे थोड़ा सा दीपक मेरा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ समाप्त। अब आप लोग बाबू रिवीजन कीजिए, आपका रिवीजन ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपका रिजल्ट हम नहीं दिलाने वाले हैं। आपका रिवीजन जितना तगड़ा रहेगा उतना जो है आपका हम आपको बता देते हैं आगे का जो आपका क्लास होगा वो कौन सा होगा। यूरोपीय का आगमन हुआ समाप्त। चलिए आगे जो आपका क्लास होगा वो होगा ठीक इसके बाद का चैप्टर, वो है आपका भारत में। वो एक और पॉइंट बचा हुआ है क्या, एक पॉइंट और बचा हुआ है, सॉरी एक पॉइंट और बचा हुआ है इसमें, यूरोपीय वाला में कंपनी में आगमन में एक और पॉइंट बचा हुआ, देख लीजिए इसको, ये ऑनलाइन वाला देख लीजिए, इसको भी बचा हुआ है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण, सारा कंपनी तो असफल नहीं हो गया, लेकिन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सफल रहा। क्यों रहा, तो पहला भारतीय शासकों में आपसी फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया, इसका सारा वायसराय जो भी आया था, इस कारण से ये सफल रहा। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य शक्ति, ब्रिटिश का बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति जो है मजबूत था, बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति मजबूत था। कंपनी को जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थन मिला, कंपनी जो था, कंपनी इसको ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन का जो सरकार था इसको समर्थन मिला। इसके बाद ब्रिटिश कमांडर की योग्यता, जो भी ब्रिटिश कमांडर यहां बन करके आया ये सभी एक योग्य हुआ, और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर कम हस्तक्षेप, जितना सब पर करता था ना, डच पर करता था, पुर्तगाली पर करता था, फ्रांसीसी पर करता था, उतना ब्रिटिश पर हस्तक्षेप नहीं करता था, जिस वजह से ये जो है आपका सफल रहा। और आगे एक आपको चार्ट बनाकर के दे दिया गया है, बांडीवास का युद्ध जो कि मद्रास में हुआ था, बांडीवास का युद्ध ये 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आप देखिएगा एक तरफ ब्रिटिश था, एक तरफ आपका फ्रांसीसी था, जिसमें ब्रिटिश का जो है आपका नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था जनरल आयरकूट। कौन कर रहा था, जनरल आयरकूट। और फ्रांसीसी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आपका डी लाली। कौन कर रहा था आपका, डी लाली। और इसका परिणाम क्या निकला, जब ये दोनों आपस में टकराया, जब दोनों टकराया तो परिणाम निकल के आया ब्रिटिश जो है इसमें विजयी हो गया, विजयी हो गया। ठीक है, आगे जो अब हम लोग को पढ़ना है बाबू, आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ समाप्त,
एक पॉइंट था। आगे अब हम लोग को पढ़ना है मुगल के पतन का कारण। आप बोलिएगा पगला गए क्या, मध्यकालीन आप पढ़े नहीं किए, यहाँ पर मुगल का पतन का कारण बता रहे हैं, तो दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, हम सब समझा देंगे, ठीक है ना। मुगल का पतन का कारण हम लोग देखेंगे, मुगल क्यों पतन हुआ, कैसे पतन हुआ, ये सब को हम लोग देखेंगे। तो आपका अब अगला क्लास दुबे सर अभी तक नहीं आए ना, दुबे सर अभी तक नहीं आए हैं। पॉलिटी का क्लास भी आप लोग जो है करते रहिए। चलिए अभी आपका दुबे सर का क्लास होगा। दुबे सर का मैसेज भी नहीं क्या, ओ तबीयत, अच्छा अच्छा सर जी, तबीयत अच्छा नहीं है, सर्दी से नाक जाम और फीवर है मेरा, क्लास आज बंद कर दीजिएगा। चलिए तो दुबे सर का क्लास नहीं होगा आपका, फिर हम 10:30 बजे से लेंगे पॉलिटी का क्लास। तो मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए फिर 10:30 बजे।